पर अलवर में एक बड़ी रैली निकली थी। बहुजन समाज पार्टी की अलवर इकाई ने एक बीड़ा उठाया कि जो दलित वंचित समाज है उनकी जो जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है, लगातार जो कब्जा हो रहा है, उस कब्जे को किस तरह से छुड़ाया जाए और जो उसके वाकई मालिक हैं, जो खातादारी हैं या जो गैर खातादारी हैं, उनको सुरक्षा के साथ साथ कब्जा दिलवाया जाए। इस मुहिम के तहत कल अलवर में एक बड़ी रैली निकली थी। आप देखें कि लोगों ने तपती धूप में, यानी कि तकरीबन 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, भीषण एक गर्मी हो रही थी, लेकिन उसमें के बावजूद भी लोगों के जोश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। लोग निकले हाथों में नीला झंडा लेकर, जय भीम का उद्घोष, संविधान निर्माता बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करती हुई रैली निकली और अंबेडकर सर्किल से लेकर मिनी सचिवालय तक तकरीबन 5-6 किलोमीटर की ये रैली थी, पैदल मार्च ये निकला। और उसके बाद में जो है सचिवालय में वहां गए, वहां पहले तो सचिवालय के बाहर लोगों ने अपनी बातों को रखा। जो पीड़ित परिवार जो है वो लोग आए। अंबेडकर सर्किल पे भी उन्होंने अपनी बात को रखा कि कितने सालों से उनकी जमीनों पर लगातार कब्जा हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है वो अभी तक भी उसके कान पर किसी भी तरह का कोई जू नहीं रहेगा है, यानी कि कार्रवाई वो नहीं कर रही है। सवाल जो मैं आज आपके सामने जो उठाने आया हूं, उस सवाल की सीधी बानगी ये है कि साथियों, सैकड़ों परिवार कल पहुंचे थे अलवर। अपने हाथ में वो तमाम दस्तावेज, तमाम वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे, अपने जमाबंदी, अपने अलॉटमेंट, अपने पट्टे लेके पहुंचे और उन्होंने डेमोक्रेटिक भारत के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब देखिए कि सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि कल वहां पर वो लोग पहुंचे और हमने उन लोगों से बात की और बात के साथ साथ उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि प्रशासन के पास वो लगातार पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली, यानी कि उनकी बात नहीं सुनी। एक गरीब वंचित दलित गांव देहात से वह जब अलवर आता है, शहर में आता है, पटवारी से मिलता है, तहसीलदार से मिलता है, एसडीएम कलेक्टर से मिलता है, तो उसको एक यकीन होता है कि एक तरफ भूमाफिया है, सामंती है, जातिवादी है, सामाजिक अत्याचारी हैं, वो तो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि इसी शपथ के साथ उन्हें नौकरी मिलती है कि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप लोक सेवक हैं और आप पब्लिक के टैक्स के बुनियाद पर आपको तनख्वाह मिलती है और उनके आपको काम करना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग है, ये किताबों में लिखा है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष एक पत्रकार हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं और जहां तक लोग कहते हैं कि आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, यानी कि समाज के दर्द को, समाज की सच्चाई को हम अपनी जुबानी, अपनी लेखनी और अपने वाचन और अपने एक्टिविज्म के माध्यम से उठाते हैं। अब देखें कि जब मैं कल वहां पहुंचा तो मुझे सैकड़ों परिवार मिले, महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, और उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। चलिए, अब बहुजन समाज पार्टी की जो अलवर इकाई ने ये एक बड़ा बीड़ा उठाया। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर आपसे बता दूं कि मैं भी इस समस्या से ग्रसित हूं। आप सोचें, और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में पहले एडीएम जो बीना महावर हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल था उनके साथ मैं भी गया और मैंने उसको तमाम सारे बातें उन्हें बताई कि मैडम, आप टेक्निकली समझें, ये आपके ही क्षेत्र विशेष में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आप लोगों की जो एक प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए, सख्त, मुस्तैदी और बिल्कुल जो वो नजर नहीं आती। मेरे इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, जो उस समय जो एडीएम बीना महावर के चैम्बर में थे, वो लोग जानते हैं कि मैंने इसी अंदाज में उनसे बात करी। मैंने सारी बातें उनको बताई, उन्होंने मेरी बात को सुना। थोड़ा सा उनको लगा कि ये कौन व्यक्ति है जो हमको बड़े भारी आवाज में और बड़े तथ्यात्मक तरीके से, लेकिन उन्हें अफसरों को ये
ऐसा होता नहीं है। अफसर जो होता है वो अफसर होता है, और अफसरी जिसके अंदर आ जाती है वो सामंती होता है, वो अपने आप को राजा समझता है, वो लोक सेवक नहीं समझता। और मेरा जैसा पत्रकार जो दिमागी तौर पर सवाल करता है, जहनी तौर पर सवाल के साथ साथ जवाब भी चाहता है, और जिम्मेदारी के तौर पर मैंने उससे सवाल जवाब किए कि मैडम, इतने लोगों की जमीनों पर कब्जा हुआ पड़ा है, प्रशासन क्या कर रहा है? और हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे, हम ज्ञापन देंगे तो कलेक्टर महोदया जो है उनको देंगे। उसके बाद हम कलेक्टर महोदया से मिले, 4-5 लोग हम मिले, और कलेक्टर से हमने जब बात कही तो मैं अब आपको बता दूं, कलेक्टर महोदया मेरी आवाज से, मेरे अंदाज से उन्हें थोड़ा अचरज, उन्हें असहज लगा, और वो एक बार तो उनको लगा कि ये कौन व्यक्ति है, और मुझसे कहा कि इस तरह से हाथ लगाकर आवाज को नीचे कीजिए। मैंने कहा आवाज मेरी नेचुरल ऐसी है, अब आवाज को छोड़िए, जो बात है उसको सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि लगातार दलितों की, वंचितों की जमीनें दबाई जा रही हैं। कल बड़ी रैली निकली, बड़ी रैली अलवर में निकली थी, और उसकी खबरें में अखबार में है, हमारे डेमोक्रेटिक भारत है चैनल भी हमने पेज पर लगाई है, यूट्यूब पर भी हमने लगा रहे हैं, तो खबरें बहुत ज्यादा हैं, और भी कार्यक्रम थे। अब देखें कि मैंने उसके बाद में जब मेरी उनसे बात हुई तो वो थोड़ी बौखला गई, और उन्होंने मेरी बात को बहुत ज्यादा उस तरह से नहीं सुना जिस तरह से सुनना चाहिए। आप समझे? मैंने कहा, और मैं आप साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कोई डिप्लोमेटिक व्यक्ति नहीं हूं कि मैं हाथ जोड़ के बात करूंगा, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, जी हजूरी करूंगा प्रशासन के सामने। नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, निष्पक्ष पत्रकार हूं, ईमानदार हूं, मैं किसी भी तरह का दलाल नहीं। ये आज के दौर में अगर आप मेरे को कभी भी परखेंगे तो मैं अगर किसी व्यक्ति से पैसा लेता हूं तो अपने काम का पैसा लेता हूं। ये मेरी खुद का एक मौलिक कॉन्फिडेंस है, और इसी कॉन्फिडेंस के आधार पर मैं जो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, चाहे ये ब्यूरोक्रेट्स हो, वो से मैं सवाल करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कलेक्टर महोदया अगर इस वीडियो को सुन रही हैं तो उनको यकीन हो गया होगा कि ये व्यक्ति कल आया था, और इस व्यक्ति ने किस तरह से मेरे से बात कर रहा था। मैं उनके आदर अनादर किसी तरह से नहीं कर रहा था, मैं एक अधिकारी से जिस तरह से बात की जाती है उसी अंदाज में बात कर रहा था। मैं कोई उनका अनादर नहीं कर रहा था। उनको लग रहा होगा कि ये शायद हमारी गरिमा को नीचे गिरा रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बरसों बरसों जमीनें दबाई जा रही हैं, कब्जा हो रहा है। जब जो खातेदार है या गैर खातेदार है, वो जब अपनी जमीन पर जाता है बोने के लिए और उस पर कब्जा लेने के लिए, उसके साथ जान माल का खतरा है। अब देखिए कि कलेक्टर महोदया आप कहती हैं जो खातेदार है वो उस पर कब्जा वो मिलता नहीं है, और वो अपना कब्जा क्यों नहीं ले रहा। अब उनसे पूछा जाए कि आप यूपीएससी, ठीक है आपने पास किया, आप अच्छे टॉपर थे, ठीक है आपने एग्जाम पास किया, पढ़ाई लिखाई करी, रात दिन एक किया, अब प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक बार आप पीड़ित बन के देखे जो जिसकी जमीन कब्जा कर ली है, और आप किसान, आप उस गांव में जाके देखे जिसने कब्जा कर लिया, तो छुड़वा के आएंगे बिना असले के साथ, बिना प्रशासनिक ओहदे के साथ। आपको पता लग जाए, जो ज्ञान देते हैं ना बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस वाले, बड़े बड़े कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तमाम जो है बड़े बड़े अधिकारी, वो ज्ञान धरातल पे शून्य हो जाएगा। तो साथियों, मैं इस खबर को सिर्फ पत्रकारिता के एंगल से नहीं करता। मैं जिस समाज से आता हूं वो वंचित समाज है। वंचित यानी कि वंचनाओं से उसने दर्द झेला है, उसने पीड़ा झेली है, उसको थोड़ा सा सुख मिलने की कोशिश हो रही है, तो उसके जो आधार हैं, संवैधानिक आधार, उसको ये भूमाफिया खत्म कर देना चाहते हैं। और आप देखें कि जो अलवर है, अलवर, उसमें दो मंत्री हैं, एक राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, और एक केंद्र के अंदर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, और यानी कि जो 4-5 मंत्री, जो अगर 5 मंत्री गिने जाए उसमें भूपेंद्र यादव जी का नाम आता है। इतने बड़ा ओहदा है उनका मंत्रिमंडल में। अब सोचिए,
उसके बावजूद भी अगर अलवर में अवैध कब्जा हो रहा है दलितों की, और अब मुझे सूचना ये भी मिले कि चांदोली गांव के अंदर तकरीबन 150 बीघा जमीन जिसमें दलितों की भी है और वहां पे मेव समाज की भी जमीन है, और वन विभाग की भी जमीन पर जो बिलाल अली नामक व्यक्ति बताया जा रहा है यूपी का भूमाफिया है, तिहाड़ से सजा काट कर आया है, हिस्ट्री सीटर है, उसने कब्जा कर रखा है, बाउंड्री बना दी है। अब सोचिए, और उसने 10-15 लोग बंदूकधारी असलाधारी बैठा के रखे हुए हैं। विजय मंदिर जो थाना है, पुलिस थाना, उसको पूरी जानकारी है। पटवारी, अब सोचिए कि पटवारी ने जो आप 4 महीने पहले खबर आई थी कि जो चंदू जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता था, 15 साल पहले उसकी मौत हो गई, उसके नाम रजिस्ट्री करवा दी गई। यानी कि पटवारी के बिना आधार, बिना रिपोर्ट के कैसे बन गई? तहसीलदार ने, रेवेन्यू बोर्ड ने, जो रेवेन्यू जो ये पंजक है, जो भी है, इनकी तमाम संलिप्तता नहीं है तो क्या है? इसमें कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम जो भी इसमें है वो क्यों नहीं उन पर सख्त कार्रवाई हो? और जो एक गरीब है, अब देखिए बुढ़िया, जो गांव की बूढ़ी औरतें हैं, महिलाएं हैं, अपने 2-2, 4-4, 5-5 बीघा जमीन जो उन्हें मिली थी सन 74-75 में, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, गुजारा भत्ते के लिए बंजर भूमि पहाड़ों के अंदर, जंगलात के अंदर, और वो बो रहे थे। आप समझे उस जमीन को किस तरह से भूमाफियाओं ने अब कब्जा कर लिया है बिना प्रशासन के, जिला प्रशासन के। ये बिल्कुल संभव नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। और देखिए, ना केवल 2 मंत्री बल्कि नेता प्रतिपक्ष का ये क्षेत्र है अलवर ग्रामीण। आप समझे, अलवर ग्रामीण नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है। उस इलाके में, उस क्षेत्र के अंदर अगर इस तरह की वारदातें हो रही है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, तो आप समझे ये सिर्फ ना केवल चांदोली का मसला नहीं है। आप अलवर के किसी भी गांव में चले जाएं, उस इलाके की जो भी सामंती जातियां हैं, उन्होंने दलितों की जमीनों को ऐसे ही कब्जा किया हुआ है। तो मैं जो आज आपसे जो मैं कह रहा हूं साथियों, ये हवा की बात नहीं कर रहे। कलेक्टर ने मेरे से कहा था कि शायद आप हवा में बात कर रहे हैं। जब मैंने उनको अपने दस्तावेज दिखाए कि मैडम देखिए, ये नोटिस आपने दिया है मुझे 177 का, ये नोटिस आपने, वन विभाग ने हमें नोटिस दिया। अब सोचिए, हमने आपको 2021 में एप्लीकेशन दिया, एसडीएम से मिले, एडीएम से हमारी मुलाकात हुई, हमने कलेक्टर से मुलाकात करी, तो 21, 22, 23, 24, 25। अब बताइए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये बात आपसे जब करता है तो आपको लगता है कि हम जाएं और कलेक्टर महोदय उनके हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट करें? ये नहीं होगा। ये कोई राजाओं का, ये राजशाही का, अंग्रेजों का, या जो तथाकथित जो राजा हैं उनका राज नहीं है। ये संविधान प्रदत्त लोकतंत्रात्मक देश है और सभी को अधिकार है, जो मैं आपसे जो आज मैं कह रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जनता के अंदर कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस कौन लाएगा? जो हमारे वोट लेते हैं, उनके भी दरबार लग रहे हैं। और मैं देखिए, बड़ी विडंबना यह है कि जो भी नेता है, इन नेताओं को अगर ये वाकई ईमानदार होते, मैं यकीन से कह रहा हूं, ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये मुख्य पटल पर विधानसभा में, राज्यसभा में, संसद में, पार्लियामेंट में ये आवाज उठाते कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, दलितों को न्याय, वंचितों को न्याय, उनकी जमीनों पर कब्जा क्यों नहीं दिलवाया जा रहा। अब सोचें, सन 74-75 में कई ऐसे खातेदार हैं जो किसान हैं, जिनको भूमि मिली थी, उन्हें अभी तक गैर खातेदार बना के रखा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जिनको खातेदार तौर पे जमीनें आवंटित हुई। आप सोचें, इनकी सरकारों की जो मंशा है, उनको जमीन पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर नहीं देने की है, और वह बाद में औने पौने दामों पर भूमाफियाओं को, उन सेठों को, रसूखदारों को, जो नेताओं के जो भी चमचे दलाल हैं या जो भी हैं, उनको देने की
सरकारों की, प्रशासन की ये कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेते हैं। जो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि ये जो आज जो समस्याएं सामने आ रही हैं, जो ये मसला है या जो ये मामले हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये आम नहीं है। देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, दलितों की जमीनों पर अधिकतर ऐसा ही है, कब्जा हुआ पड़ा है। और आसपास के जो आदिवासी हमारे जो मीणा समाज के लोग हैं, समाज है, उनकी जमीनों पर कब्जा नहीं मिलेगा। वो भी आदिवासी है, यानी कि उनकी लाठी में बड़ा दम है और दलितों की लाठियों में फिलहाल इतना दम नहीं है। लेकिन वो 14 अप्रैल को बड़े लाखों की संख्या में सड़कों पर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 14 अप्रैल पे जो आप बड़े बड़े रैलियां निकालते हैं, लाखों की संख्या में सड़कों पर आते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है तब आप क्यों नहीं आते? ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की तत्वाधान में, उनके नेतृत्व में एक बड़ी रैली थी, लेकिन आपको आना चाहिए था। आप पीड़ित थे, ठीक है, उनके बैनर पे थी, लेकिन समस्या तो आपकी भी थी। आज कुछ लोग चांदोली से लोग आए, मैंने उनसे बात करी, जाती कहा कि कल क्यों नहीं आया? आपकी संख्या दिखती तो और मनोबल बढ़ता, प्रशासन पर और दबाव जाता। तो साथियों, मेरा कहना सिर्फ यही है, दलित वंचित समाज के लिए, वो जो गरीब किसान जो है, गुर्बत की जिंदगी जो जी रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उनके साथ साथ ही जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इलीट बने हैं दलितों में भी, वो क्यों नहीं सामने आते? क्या उन सभी को अपने भाई बंधुओं को नेता बनवाना है, विधायक बनवाना है? सभी ने अपनी लाइन खींच रहा कि मुझे अपनी बीबी को विधायक बनाना है, किसी को भाई को, किसी को चाचा को, भाई को, ये सबको विधायक बनना है। आप सोचिए कि हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ अत्याचारों की जो घटनाएं हैं, उसकी फेहरिस्त लगातार हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है आपके अंदर मनोबल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं डॉक्टर महेश वर्मा इस लड़ाई को लड़ूंगा, अपनी जमीन को लेकर रहूंगा। वो कितना बड़ा भी भूमाफिया हो, मैं उससे हमें बात नहीं करनी, हमारा बात हमें प्रशासन से करनी है कि आपकी संलिप्तता क्यों थी, आपने कितना पैसा खाया, क्यों नहीं प्रशासन बड़ा असला भेजकर, बड़ा जाब्ता भेजकर, फोर्स भेजकर, उससे जो दीवारें खड़ी की गई हैं, जो कब्जा है कहीं पर भी है, उसको नेस्तनाबूद क्यों नहीं करती, उसको सलाखों में क्यों नहीं डालती, किसी कुड़की क्यों नहीं करती? लेकिन होता उल्टा है, जिनके नाम जमीन है उनके नाम नोटिस भेजा जा रहा है। अब सोचिए, यानी कि वो तो उस पर कब्जा, उसकी जमीन पर तो अवैध कब्जा हुआ पड़ा है, वो जमीन पर जाएगा तो जानमाल का खतरा है। और नोटिस किसको भेजा जा रहा है? जो उसके मालिक है, आज की तारीख में कागज के मालिक है, और जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है उससे मलाइयां चाटी जा रही है। यानी कि उससे पुलिस वाला भी मौज ले रहा है, रेवेन्यू वाले भी मौज ले रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौज ले रहे हैं। अब सोचिए कि जब ये थाने में जाते हैं, निकटवर्ती जो थाना है, पुलिस थाना विजय मंदिर, तो वहां पर पुलिस वाले भी बात नहीं सुनते, और वो भी उनको बरगलाकर, झूठा आश्वासन देकर या डराकर धमकाकर वहां से भेज देते हैं। तो मैं जो आज आपसे साथियों कह रहा हूं, ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को हम आगे लड़ते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो भी इससे पीड़ित है वह अपने मनोबल को बढ़ा के रखे। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम अगर इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है, हमको अपनी जमीन सम्मान पूर्वक, सुरक्षात्मक तौर पर पानी है, तो आपको लगातार लड़ना होगा, संपर्क में रहना होगा, और प्रशासन के जो भी आला अधिकारी हैं, कितना भी डराएं, कितना भी वो धमकाएं, उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करनी होगी, क्योंकि अफसर तो अपने सिर्फ नौकरी के दिन गिनता है, पीड़ा आपकी और मेरी है। अब सोचिए, वाकई जो अधिकारी है वो इतना ही इन दंश को, इस पीड़ा को वाकई अपनी समझता, तो कह रहा हूं कि ये काम 2 घंटे का है, 2 साल का और 20 साल का नहीं है, 2 घंटे में, क्योंकि उन्हें मालूम होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड वो निकलवाए कि कौन इसका मालिक है, किसने कब्जा किया हुआ है। प्रशासन चाहे तो जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है उसको वहां से नेस्तनाबूद कर सकती है, लेकिन प्रशासन की विल पावर, मंशा
ईमानदारी बिल्कुल नहीं होती। और वह सिर्फ और सिर्फ जो गरीब है, वंचित है और जो पीड़ित है, उसको भटकाने में, उसको धमकाने में सिर्फ ही लगी रहती है। और ऐसे में थक हार कर जो पीड़ित है वो लगातार प्रशासन की इन जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो बड़ी बड़ी जो दफ्तर है वहां पर वो चक्कर काटते काटते आखिर थक जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा। आपकी इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आपकी नहीं, मेरी भी लड़ाई है, क्योंकि मेरे भी परिवार की जमीन है। मैं इसमें किसी भी तरह का मैं शर्म महसूस नहीं करता। जब बड़े बड़े अधिकारियों की जमीनें दबी हुई हैं तो मैं क्या हूं, एक अंधा सा पत्रकार हूं। बस यह है कि मैं लगातार इस मुहिम में लगा हुआ हूं कि मैं इस जमीन को लेकर रहूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्रकार जब भी किसी अधिकारी से बात करेगा वो हाथ जोड़ के बात नहीं करेगा, वो लल्लू चप्पू नहीं करेगा कि साहब कर दीजिए, गरीबों की जमीन है, आप देख लीजिए। नहीं, वो सवाल करेगा। सवाल करना ही पत्रकारिता का एक धर्म है। बिल्कुल वो सवाल करेगा। सवाल में तीखे सवाल हो सकते हैं, आवाज लाउड हो सकती है, लेकिन किसी भी अधिकारी का मान सम्मान का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि मैं तो अधिकारी हूं और मेरे दिमाग में तो सामंतवाद है, तो मुझे लगता है कि जो आपके दरबार में जो आपसे न्याय मांगने आ रहा है उसको आप न्याय नहीं दे पाएंगे, आप सिर्फ नौकरी करेंगे। तो साथियों, इस मुहिम को लगातार हम लड़ते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आसपास आपके इलाकों में कहीं पर भी किसी ने भी कहीं पर भी जमीन दबाई हुई है, कब्जा किया हुआ है, तो आप लिखें डेमोक्रेटिक भारत पर। आप डेमोक्रेटिक भारत को इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। आप लिखें, मुझे फोन करें और हम इस मसले को राष्ट्रीय पटल पर उठाएंगे। जब कभी भी हमें जो केंद्रीय मंत्री मिलेंगे उनसे भी मैं सवाल करूंगा कि सर, ये आपका लोकसभा क्षेत्र है और आप इसी लोकसभा क्षेत्र के आधार पर आप मंत्री हैं। हम बात करेंगे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा से भी, हम बात करेंगे करोड़ीलाल मीणा जी से भी, जिनसे पूछेंगे। और हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से भी कि साहब ये क्या हो रहा है। अफसरों से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इनसे भी बात करेंगे जो वाकई अपने आप को जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन आप मायूस मत होइए, ठीक है, संघर्ष लंबा है, लेकिन जो भी भूमाफिया है उसके अब दिन लगने वाले हैं और जमीनें आपको आपकी जमीन मिलेगी, कहीं पर भी जमीन हो। लेकिन हाँ, लड़ना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़े लिखे कई बड़े बड़े ओहदे पर है, उनकी जमीनें दबी हुई हैं, लेकिन शर्म के मारे उनके अंदर मनोबल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लड़ना नहीं आता। वो कहते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी करते हैं। आप सोचिए, अपनी जमीन के लिए, अपने अधिकार के लिए उनकी सरकारी नौकरी कहां आड़े आ गई? अब बताइए, कोई सरकारी नौकरी आड़े आती है क्या? आप लीगली कानून के आधार पर किसी अधिकारी से मिलते हैं अपनी समस्या को लेकर, क्या वो आपको नौकरी से निकाल देगा? क्या आपको वो सस्पेंड कर देगा? क्या वो आप पर कोई बड़ी कार्रवाई कर देगा? कमाल है। कई मेरे जो मिलने वाले हैं साथी हैं, नहीं साहब हम तो सरकारी नौकरी करते हैं। अरे सरकारी नौकरी करते हो तो आप संपन्न हुए हो ना, आप शिक्षित हो और आपके प्रेरणा से और लोग प्रेरित होंगे लड़ाई लड़ने के लिए, उनके अंदर क्रांति आएगी। लेकिन नहीं, आप तो हाथ जोड़ के तो नौकरी करते हो। आप रिटायर्ड हो जाते हो तब आपको विधायकी का टिकट चाहिए, मंत्री बनना है, नेता बनना है, विधायक बनना है, छोटा मोटा आपको पार्षदी या सरपंच बनना होता है। शर्म कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने अंदर मनोबल बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस लाएं। आप सोचिए कि मैं एक पत्रकार हूं, जब मेरा ये मसला नहीं था, मैं जब भी कोई मुद्दा होता तो मैं अफसरों से मैं सवाल करता था और करता हूं, लेकिन अफसर सोचता है कि ये कौन व्यक्ति आ गया। इसलिए मैं साथी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपना मनोबल को बना के रखें और लिस्ट बनाएं और मुझे सूचित करें। हम इस लड़ाई को लगातार लड़ेंगे और वाकई जीतेंगे। मैं कह रहा हूं, जीतेंगे, जमीन मिलेगी। जहां कहीं भी किसी की भी जमीन है दबी हुई है, लेकिन हाँ, मनोबल और आपके अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए।